वालेकुम। लेगेसी ऑफ बिलाल पाशा के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपके साथ सजल अशरफ। जो बेसिकली आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है डिटेल से इसराइल पैलेस्टाइन का इशू। तो इसराइल पैलेस्टाइन के इशू की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ओरिजिन ऑफ इसराइल को देखते हैं कि लाइक इसराइल बेसिकली बना कैसे। अब ये जो मेजर इशू हमें जो है वो पूरी दुनिया में देखने में आ रहा है, जिस तरह से स्ट्राइक्स हो रही हैं या गाज़ा वॉर हो रही है आजकल, तो वहाँ पर बेसिकली इसराइल की जो आइसोलेशन की वजह है, इसराइल का अभी तक बहुत से ममालिक ने इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया है एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो उसकी वजह क्या है बेसिकली? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसराइल के ओरिजिन में जो एक मेजर आदमी का रोल था वो था थियोडर हर्ट्ज़। बेसिकली ही वाज एन सिटीज़न ऑफ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, और ये जो है एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था जिसने एक मूवमेंट वो की थी, लॉन्च की थी ज़ायनिज़्म के लिए। पहले ज़माने में जो ज़ायनिस्ट लोग थे, ज़ायनिस्ट पीपल थे, उन पे बहुत ज़्यादा जो है वो किए जाते थे, जुल्म किए जाते थे, बहुत ज़्यादा जुल्म के पहाड़ जो हैं वो उन पे ढाए जाते थे। उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो लो लेवल पे रखा जाता था, उनकी जो जॉब्स थी वो बहुत ज़्यादा उन्हें लो स्टैंडर्ड जॉब्स दी जाती थी। उन्हें लाइक एजुकेशन में आगे नहीं आने दिया जाता था, किसी भी किस्म की जो उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा गरीब और बहुत ज़्यादा कह लें कि मतलब उनकी जो बिल्कुल कॉलोनी भी जो थी ना, मतलब उधर इसराइल जूइश पीपल की जो कॉलोनी थी वो भी बिल्कुल एक सेपरेट कॉलोनी उन्होंने बनाई हुई थी। लाइक वहाँ पर कोई आ जा नहीं सकता था और कोई भी बहुत ज़्यादा जो है वो उन पे जुल्म जो है वो किए जाते थे। तो वहाँ पर फिर एक बंदा उठा उसी कॉम्प्लेक्स को देखते हुए, बचपन से उसी एनवायरनमेंट में जो है वो पलते बढ़ते जो है उस वहीं से एक बंदा उठा और उसने जो है वो जर्नलिज़्म की फ़ील्ड में अपना नाम बनाया। जर्न ऑल्दो मतलब वहाँ पर उसने वहाँ से मूव करके जर्नलिज़्म की फील्ड में अपना जो है वो नाम बनाया। वो प्राइस नहीं बना। हिज फादर वांटेड कि वो जो बंदा है, मतलब जो थियोडर हर्ट्ज़ है, वो प्राइस बने, बट वो लकीली उसके जो फादर हैं उनकी डेथ हो गई जल्दी, उस छोटी सी एज में। जब थियोडर जो है वो बहुत छोटी सी एज का था तो उसके फादर की जो डेथ है वो जल्दी हो गई। तो तब उसके फादर की डेथ हो गई और इसीलिए वो फिर प्राइस नहीं बना और उसने अपनी मर्ज़ी से जो है वो फील्ड चूज़ की। दैट इज़ व्हाट वी कॉल जर्नलिज़्म। तो अब जो है मतलब थियोडर हर्ट्ज़ को कहा जाता है कि ये इसराइल्स के लिए, ये जूइश के लिए जो है वो एक हिस्ट्री, मतलब रिमार्केबल मैन है। मतलब ये हिस्ट्री में एक पूरी जूइश हिस्ट्री में एक रिमार्केबल मैन है। अगर हम बात करें कि लाइक सबसे पहले अगर ज़ोनिज़्म, अब वहाँ पर क्योंकि ये बेसिकली एक नेशनलिस्ट मूवमेंट थी। अब नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो होती है जो आप किसी भी रिलीजन की बेस पे, किसी भी रेस की बेस पे जो है वो आप स्टार्ट करते हो। तो जूइश को जो है वो बहुत ज़्यादा लो रेस समझा जाता था, पुराने ज़माने में भी जूइश को जो है वो बहुत ज़्यादा लो रेस समझा जाता था और बेसिकली उन्होंने एक नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की एंड विच वाज बेस्ड अपॉन ऑन देयर रिलीजन, ठीक है, ज़ायनिस्ट। अब जो है वो फिर इसी तरह से देखते देखते इसी थियोडर हर्ट्ज़ ने जो है वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट जो हैं वो अपनी जो लॉन्च की, इसी थियोडर हर्ट्ज़ की वजह से जो है वो बहुत सी मूवमेंट जो हैं वो लॉन्च हुई। अब उन्हीं मूवमेंट की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो जूइश पीपल थे उन्होंने 1881 में एक ह्यूज स्केल ऑफ माइग्रेशन जो है वो स्टार्ट की। मतलब इसराइल जो जूइश पीपल्स हैं उन्होंने एक ह्यूज स्केल ऑफ माइग्रेशन जो है वो स्टार्ट की और ये माइग्रेशन जो है वो उन्होंने स्टार्ट की इन पैलेस्टाइन। उन्होंने पैलेस्टाइन में जाके अपनी कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर दी। क्योंकि उनको जो है, उन्होंने पैलेस्टाइन क्यों चूज़ किया कि उनका जो एक सेक्रेड प्लेस है वो यरूशलेम था। जो यरूशलेम है वो मुस्लिम्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए और जूइश के लिए, तीनों के लिए जो है वो एक बहुत ज़्यादा स्केयर्ड प्लेस है। तो अगर हम बात करें कि फिर जो है, लेकिन उस टाइम पे, जब उस टाइम पे 1881 में पैलेस्टाइन जो है वो जो आपका वो है ऑटोमन एम्पायर है उसके अंडर था। पैलेस्टाइन उस टाइम ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। वहाँ पर जो हुकूमत थी वो ऑटोमन एम्पायर की थी। अब ऑटोमन एम्पायर जब वर्ल्ड वॉर वन को हारा, मतलब जब ऑटोमन एम्पायर जो है वो वर्ल्ड वॉर वन को हारा, जब वर्ल्ड वॉर वन जो है वो उन्होंने लूज़ की ऑटोमन एम्पायर ने, तो ऑटोमन एम्पायर के वर्ल्ड वॉर वन के हारने की वजह से उन्होंने 1918 में पैलेस्टाइन के एरिया को भी लूज़ कर दिया। पैलेस्टाइन के एरिया को जब लूज़ कर दिया तो पैलेस्टाइन जो है वो ब्रिटेन के अंदर कंट्रोल में चला गया।
जो पैलेस्टाइन है वो ब्रिटेन के अंडर कंट्रोल में जा चुका था। अब 1918 से लेके 1948 तक, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होने से लेके वर्ल्ड वॉर 2 के 3 साल बाद तक पैलेस्टाइन जो है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में रहा। जो यूके की सरकार थी वही पैलेस्टाइन को चला रही थी, वही जो उसके डिसीजंस थे वही ले रहे थे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिकली एक वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 में तो यहाँ पर ब्रिटिश ने स्टार्ट कर दिया। अब पहली जो माइग्रेशन थी 1881 में देखने में आई। तब जो पैलेस्टाइनियंस थे उन्होंने इसराइलीज़ को या जूइश पीपल को, तब इसराइलीज़ तो नहीं थे, उन्हें इसराइलीज़ तो नहीं कहेंगे, बट जूइश पीपल को उन्होंने बहुत ज़्यादा वार्म हार्टेडली उनका वेलकम किया और उन्हें जो है वो रहने के लिए जगह, उन्हें रहने के लिए खाने के लिए मतलब हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड की गई जो भी उस टाइम पर उनकी ज़रूरत थी। उन्होंने उनको अपने बिज़नेस वगैरह में भी जो भी उनका था सोर्स ऑफ रेवेन्यू उनको बताया कि ये चीज़ फिजिबल है, ये चीज़ फिजिबल नहीं है, हर चीज़ जो है वो उन्होंने उनको प्रोवाइड की। उसके बाद जो है वो आपकी जर्मनी में जब आपका हिटलर जो है वो पावर में आया, और ये हालात हैं वर्ल्ड वॉर 2 से पहले के, जब हिटलर जो है वो जर्मनी में हिटलर जो है वो पावर में आया, तो उसने जो हिटलर की अब जो जिस तरह की पॉलिसी थी, हिटलर एक इंतहाई नेशनलिस्ट इंसान था, मतलब नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाला इंसान था। अब नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो आइडियोलॉजी होती है कि मतलब आप अपनी ही रेस को वो समझो, सुपीरियर समझो, कि मतलब उसने कहा कि जर्मन जो हैं वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर्स हैं और बाकी सारे जो हैं वो इन्फीरियर हैं। और उसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से उसने ज्यूज़ को जो है वो निशाना बनाना शुरू कर दिया, ज्यूज़ को मारना शुरू कर दिया, उन्हें जो है वो हर तरह से जो है, जिस तरह मतलब उन पे पहले सलूक हो रहा था, हिटलर ने ज्यूज़ के साथ इस तरह से सलूक करना शुरू कर दिया, उन्हें मारना शुरू कर दिया जहाँ ज्यूज़ देखते थे। इवन उसने यहाँ तक जो है वो करना शुरू कर दिया था कि जहाँ जूश को आप देखो वहाँ पे उनको मारना शुरू कर दो। यहाँ तक हिटलर की जो है वो पॉलिसी थी, इस तरह से वो मतलब एंटी जूइश थी। उसकी टोटली जो सारी पॉलिसीज़ थी वो एक एंटी जूइश पॉलिसी थी। अब अगर हम बात करते हैं तो इसराइल ने जो है वो इस मूवमेंट की वजह से स्टार्ट कर दी अपनी एक इसराइली नेशनल मूवमेंट, मतलब उस मूवमेंट को हम नाम देते हैं इसराइली नेशनलिस्ट मूवमेंट का। अब उस नेशनलिस्ट मूवमेंट की वजह जो है वो हमें आइडिया हो चुका है कि हिटलर का पावर में आना और हिटलर का जो बिहेवियर था जूइश के साथ वो। अब यहाँ पर जो है वो एक इसराइली नेशनल मूवमेंट यहाँ पर भी स्टार्ट हो गई हिटलर की बिहेवियर की वजह से, और यही मूवमेंट जो है वो पैलेस्टाइन में स्टार्ट हुई। जो जूइश पीपल जो है वो पैलेस्टाइन में रह रहे थे, ये मूवमेंट वहाँ पर स्टार्ट हुई। और उधर से दूसरी साइड पे, ऑपोजिट साइड पे जो पैलेस्टीनियन पीपल थे उन्होंने भी जो है वो अपनी एक नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर दी। मतलब यहाँ पर कंसेक्यूटिवली 2 मूवमेंट्स जो बेस्ड अपॉन रिलीजन थी वो स्टार्ट हो गई कि हमें अब अपनी एक स्टेट चाहिए। जब हर किसी को जो है वो आज़ादी मिल रही थी, वहाँ पर पाकिस्तान इंडिया को भी हो गई थी, हर बंदा जो है वो, हर स्टेट जो है वो आज़ाद हो रही थी, इंडिपेंडेंट हो रही थी, तो उन्होंने भी फिर अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए नेशनलिस्ट मूवमेंट लॉन्च करना शुरू कर दी। ठीक है, बिकॉज पाकिस्तान वाज आल्सो अ रिजल्ट ऑफ अ नेशनलिस्ट मूवमेंट, सो पैलेस्टाइन एंड इसराइल आल्सो स्टार्टेड देयर नेशनलिस्ट मूवमेंट रिस्पेक्टिवली। तो अब उन्होंने जब करस्पॉन्डिंगली अपनी मूवमेंट्स को लॉन्च किया तो यूएन ने क्या किया कि पैलेस्टाइन का 57% पार्ट, यूनाइटेड नेशन ने पैलेस्टाइन का 57% पार्ट जो है वो इसराइल को दे दिया और 43% पार्ट जो है वो पैलेस्टाइन को एलोकेट कर दिया कि मतलब यहाँ पर जो है वो इसराइलीज़ रहेंगे और यहाँ पर 43% पार्ट में जो है वो पैलेस्टाइन रहेंगे। अब ये सब जो है वो कब हुआ, जब आपका ईयर था 1948। अब 1948 के बाद स्टिल यहाँ पर जो मेजर जो पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट आ रहा था वो था यरूशलेम का। मतलब जो यरूशलेम का पॉइंट ऑफ जो बेसिकली मसला था वो बेसिकली है यरूशलेम का था। पैलेस्टीनियन कहते थे कि इस पे हमारा कंट्रोल हो, इसराइलीज चाहते थे कि उस पे हमारा कंट्रोल हो। बट तब जो है वो यूएन की रेजोल्यूशन के वजह से जो वहाँ पर यरूशलेम जो है वो अभी इंटरनेशनल कंट्रोल में ही रहा। 1948 में रेजोल्यूशन पास हो गई, 57% इसराइलीज़ को मिल गया, 43% पैलेस्टाइन को मिल गया और यरूशलेम ने फिर जो आपका है यरूशलेम वो आपके इंटरनेशनल कंट्रोल में रहा। आफ्टर मतलब जब यरूशलेम जो है वो हैज़ गॉन इनटू द इंटरनेशनल कंट्रोल, तो उसके बाद जो है वो 1948 में
अभी अभी इसराइल को एक मतलब एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा मिला है, एक बिल्कुल न्यूली बॉर्न स्टेट है। और 1948 में ही अरब कंट्रीज़ ने, जितनी भी अरब कंट्रीज़ थीं, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उन अरब कंट्रीज़ ने वॉर लॉन्च कर दी इसराइल के ख़िलाफ़। और उस वॉर को हम नाम देते हैं अरब इसराइल वॉर का, और वो स्टार्ट हुई 1948 में। क्यों? क्योंकि अरब जो हैं वो बेसिकली अरब कंट्रीज़ जो हैं दे वरंट रेडी टू रिकॉग्नाइज इसराइल एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। सो यहाँ पर क्या हुआ कि इसराइल मतलब बिल्कुल कह लें कि हैरत वाली बात है कि सरप्राइजिंगली इसराइल जो है वो ये वॉर जीत जाता है। अभी बिल्कुल न्यूली बॉर्न स्टेट है और इसराइल जो है ये वॉर जीत जाता है। अब इस वॉर में क्या होता है कि जो 1948 की वॉर में जब इसराइल ये वॉर जीतता है तो ज़ाहिर है उसमें इजिप्ट भी जो है वो शामिल था। वो जो इजिप्ट का पार्ट है, अभी ये इजिप्ट का पार्ट ये कहाँ पर चला जाता है, इजिप्ट जो है वो किसको कैप्चर कर लेता है, गाज़ा स्ट्रिप को, ठीक है। और जो आपका जॉर्डन है 1948 में ही हो रहा है ये सब, जो आपका जॉर्डन है वो कैप्चर कर लेता है वेस्ट बैंक को। इजिप्ट ने गाज़ा स्ट्रिप को पकड़ लिया, जॉर्डन ने वेस्ट बैंक को पकड़ लिया। अब ऑलमोस्ट इसकी वजह से क्या हुआ कि तकरीबन 7 लाख जो तकरीबन कह लें कि 70 लाख पैलेस्टीनियन को जो है 7 लाख पैलेस्टीनियन को लीव करने पड़ते हैं उनके होमलैंड, और वो रेफ्यूजीज़ बन जाते हैं अरब कंट्रीज़ के। क्यों? क्योंकि इजिप्ट ने पकड़ लिया था गाज़ा स्ट्रिप और जॉर्डन ने पकड़ लिया था वेस्ट बैंक। इसकी वजह से आपको एक एग्जोडस देखने में आता है, एक बहुत ह्यूज एग्जोडस देखने में आता है जिसका नाम है पैलेस्टीनियन एग्जोडस 1948। ठीक, उसके बाद अब क्या होता है कि नेक्स्ट जो है वो आपको एक सेकंड वॉर देखने को मिलती है, और वो सेकंड वॉर होती है आपकी 1967 में। जो सेकंड वॉर होती है वो होती है आपकी 1967 में, और ये भी जो है वो अरब कंट्रीज़ के साथ ही होती है, सेकंड अरब इसराइल वॉर 1967। अब 1967 में जब सेकंड अरब इसराइल वॉर होती है, ठीक है, तो ये आपकी ऑलमोस्ट कह लें कि 6 डेज़ वॉर ये चलती है, मतलब ये जो वॉर है ये 6 डेज़ तक जाती है। और इसमें जो है वो इसराइल क्या करता है कि इजिप्ट का पेनिनसुला अनेक्स कर लेता है, इजिप्ट का एक पेनिनसुला होता है वो अनेक्स कर लेता है, और वेस्ट बैंक को भी आज़ाद करवा लेता है, और गाज़ा को भी आज़ाद करवा लेता है। मतलब यहाँ पर जो गाज़ा उसका पहले पार्ट था 1948 में वो चला गया था उधर इजिप्ट के पास, और जॉर्डन ने वेस्ट बैंक को पकड़ लिया था। इसराइल 1967 की वॉर को जीत के वेस्ट बैंक को भी वो कर लेता है, एनेक्स कर लेता है, और गाज़ा को भी एनेक्स कर लेता है, और साथ में इजिप्ट के पेनिनसुला को भी एनेक्स कर लेता है। मतलब यहाँ पर 3 स्टेट्स आ गई आपके पास, एक आ गई, एक चीज़ पेनिनसुला आ गई, एक चीज़ आपका वेस्ट बैंक आ गया, और एक आपकी आ गई गाज़ा स्ट्रिप। उसके बाद जो है वो अगर हम बात करते हैं तो 1964 में आपके पास आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी जो बनती है पैलेस्टाइन में, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो बनती है 1964 में, ठीक है। लेकिन 1964 में जब ये बनती है तो जो यूएन है और जो इसराइल है, जो आपका यूएन है और जो आपका इसराइल है वो उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, वो उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करता। वो कहते हैं कि ये जो पीएलओ है, ये जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये बिल्कुल भी जो है वो ये लिबरेशन के लिए नहीं है, कोई मतलब उसके लिए नहीं है, नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए नहीं है, कोई जो है वो किसी कोई इसका पर्पज़ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए जो है वो बनाई गई है ये पार्टी। 4 में जो है वो पीएलओ रिकॉग्नाइज़ कर लेता है यूएन को। अब क्या होता है कि 1987 में जो राइट विंग के लोग होते हैं ना, राइट विंग के मतलब कुछ एक आपको पता है पॉलिटिक्स में एक राइट विंग होता है, एक लेफ़्ट विंग होता है। जो राइट विंग होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म का होता है, और वही जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट उठते हैं और 1987 में एक पार्टी बना लेते हैं जिसका नाम होता है हमास।
ठीक। अब 1994 में जो है वो पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी पीएनओ एक पार्टी बनती है प्रॉपर, और वो फर्स्ट गवर्नमेंट जो है वो अपनी लॉन्च करती है, और 1995 में उनके पीएम की डेथ हो जाती है। फिर 1979 में जो है वो पहली पीस टॉक होती है इसराइल और इजिप्ट के दरमियान, इसराइल और इजिप्ट के दरमियान। अब इस पीस टॉक की वजह से कुछ जो राइट विंग के एक्सट्रीमिस्ट उठते हैं और इजिप्ट के पीएम को असैसिनेट कर देते हैं, अनवर सादात की असैसिनेशन कर देते हैं। इसी पीस टॉक में जो है वो इसराइल जो है वो इजिप्ट का पेनिसुला, जो मतलब पेनिसुला उसने अनेक्स किया था 1967 की वॉर में, तो जो पेनिसुला है वो उनसे वो वापस ले लेता है। मतलब वो जो पेनिसुला है वो इजिप्ट को वापस कर देता है इसी पीस टॉक की वजह से। और सब जो है मतलब इजिप्ट जो है वो इसराइल को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज कर लेता है। अब 1994 में जब इलेक्शन हुए, पीएम की डेथ हो गई, पहली गवर्नमेंट भी बन गई, 1995 में पीएम की डेथ हो गई, तो 1996 में क्या हुआ कि पैलेस्टीनियन के इलेक्शन का बायकॉट किया, किसने? हमास ने, और वहाँ पर सुसाइड बॉम्बिंग करवाई इसराइल ने। किसकी तरफ से? हमास की तरफ से। मतलब इसराइल के जो इलाके थे जो यूएन की तरफ से इसराइल को दिए गए थे, उन इलाकों में जो है वो हमास ने सुसाइड बॉम्बिंग करवाई। ठीक है। और इलेक्शन को जो मतलब पैलेस्टाइन में इलेक्शन हो रहे थे, उन इलेक्शंस का उन्होंने कर दिया बायकॉट। जो मतलब 1948 में जो यूएन ने एरिया एलोकेट किया था पैलेस्टाइन को, उसमें दो इलाके आते थे मेजरली। एक आता था आपका वेस्ट बैंक का इलाका, और एक आता था एक छोटी सी स्ट्रिप थी यहाँ पर जिसका नाम था गाजा स्ट्रिप। ये फ्यू 100 मिलीमीटर्स पे जो है वो किलोमीटर स्क्वायर पे जो है ये एरिया, बहुत छोटा सा एरिया है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट बैंक में जो एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट है वो 3 एरियाज़ थे। एक था आपका एरिया नंबर ए, एक था आपका एरिया नंबर बी, और एक था आपका एरिया नंबर सी। 3 एरियाज़ थे। यहाँ पर जो रेड ब्लॉक्स में आपको नज़र आ रहा है, ये जो रेड ब्लॉक्स में आपको नज़र आ रहा है, ये एरिया ए और एरिया बी है। जो एरिया ए और एरिया बी है ना, यहाँ पर 18% एरिया ए जो है, मतलब एरिया ए 18% कंट्रोल था किसके अंदर? पैलेस्टाइन के अंदर। एरिया बी में कंट्रोल था 22% जो है वो पैलेस्टाइन की पॉलिटिकल पार्टी पावर जो है वो वहाँ पर थी। और जो सिक्योरिटी पावर थी, मतलब पॉलिटिकल पावर एरिया बी में पैलेस्टाइन की थी, सिक्योरिटी पावर इसराइल और पैलेस्टाइन दोनों की मिलाकर थी। अब जो एरिया सी है, वहाँ पर जो मोस्टली आपका लैंड एरिया था वो एरिया बी में, ये जो आपका एरिया बी है जहाँ पर सिक्योरिटी पावर थी, यहाँ पर ये जो आपको रेड कलर में रेड ब्लॉक्स में एरिया नज़र आ रहा है, जो मेजर एग्रीकल्चर लैंड्स थी वो इसी एरिया के अंदर थी। लेकिन इन एरियाज़ का जो रास्ता था, मतलब जो इरिगेशन सिस्टम था, पानी जो है वो एरिया सी अगर पानी अलाउ नहीं करेगा या एरिया सी अगर पानी ब्लॉक कर देता है तो एरिया सी से एरिया बी में पानी नहीं जा सकता, तो एग्रीकल्चर भी लैंड्स की नहीं होगी। तो बेसिकली जो ये चीज़ थी, और एरिया सी जो है वो हम इसराइल के पास था। अगर इसराइल जो है वो पानी बंद करता है तो जो पैलेस्टाइन का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम गाज़ा स्ट्रिप की बात करते हैं तो इसका जो बॉर्डर है वो बेसिकली इजिप्ट पे लगता है। ठीक है। अब ये जो है वो टोटली इसराइली फोर्सेस ने जो है वो इसको सराउंड किया हुआ है, और सिर्फ इजिप्ट के बॉर्डर पे इजिप्ट ने अपनी फोर्सेस जो हैं वो की हुई हैं, लेकिन बाकी सारे बॉर्डर्स पर जो हैं वो, मतलब बाकी सारे बॉर्डर्स पर यहाँ पर जो है वो सीरिया, लिबनान वगैरह के साथ यहाँ पर इसराइली फोर्सेस ने अपनी फोर्सेस को एलोकेट किया हुआ है। और ये जो है यहाँ पर अगर पॉलिटिकल कंट्रोल की बात की जाए तो यहाँ पर पॉलिटिकल कंट्रोल है हमास का, और हमास को अपने पॉलिटिकल कंट्रोल को कायम रखने के लिए यहाँ पर यूएन की और इसराइली असिस्टेंस की ज़रूरत है। अगर हम मतलब एक रैंडम एग्जांपल लें कि पहले इसराइल की जो वो थे नंबर्स थे वो कितने थे पैलेस्टाइन में, और अब इसराइल के नंबर्स कितने हो चुके हैं, तो 1972 में टोटली 1000 सेटलर्स ऐसे थे जो आपके एरिया सी में रह रहे थे। बट नाउ डेज देयर आर एटलीस्ट 3,60,000 जो सेटलर्स हैं वो अपनी 125 सेटलमेंट्स बना चुके हैं। अब 1967 में जो है वो क्या हुआ कि 6 डेज़ वॉर हुई इसराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान। इसराइल के ब्लॉक को असिस्ट किया यूएसए ने, पैलेस्टाइन के ब्लॉक को असिस्ट किया शाम, मिस्र और उर्दन ने। बेसिकली इन्होंने अलाइंस बना के एक वॉर स्टार्ट की। 6 दिन की ये वॉर हुई। फिर अब बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पर पैलेस्टाइन की जो पार्टी थी अल फतेह और हमास, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वॉर स्टार्ट कर दी इसराइल के ख़िलाफ़, क्योंकि वो 20 साल से अपने घरों से डिस्प्लेस हो चुके थे। पैलेस्टाइन में यहाँ पर 1987 लिखा हुआ है। ठीक है। अब पैलेस्टाइन जो है वो इस्लामिक जहाद ने भी उनको
वो ज्वाइन किया, और इराक़ के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन और दूसरे लोगों ने भी जो है वो उन लोगों को ज्वाइन किया, और एक प्रॉपर फुल फ्लेज वॉर जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ स्टार्ट कर दी, जिसका नाम रखा उन्होंने इंतफ़ादुल अक्सा। इंतफ़ादा का मतलब होता है बेसिकली अटेन, कुछ हासिल करना। तो इंतफ़ादुल अक्सा मतलब मस्जिद अक्सा के हसूल के लिए जो वो जंग कर रहे थे, उस चीज़ को उन्होंने उस चीज़ का नाम दे दिया कि लाइक इंतफ़ादुल अक्सा, कि ये जंग हम मस्जिद अक्सा के हसूल के लिए कर रहे हैं। तो पहली जंग हुई फर्स्ट इंतफ़ादा 1987 से लेके 1993 तक, ये 5 साल जो है वो जंग चली। और यहाँ पर ये डेट जो है वो थोड़ी-सी यहाँ पर आएगी 1987, ये थोड़ा-सा मिस्टेक है कि 1987 में 6 डेज़ वॉर जो है वो स्टार्ट हुई। तो फर्स्ट इंतफ़ादा चली 1987 से 1993 तक, और इसमें 1900 पैलेस्टाइन की जो है वो डेथ हुई, 200 इसराइली की जो है वो डेथ हुई। फिर 1990s में इसराइल के जो पीएम है इसहाक रबीन, और अल-फतह के लीडर यासिर अराफ़ात, मतलब इसराइल के जो पीएम है वो और अल-फतह के लीडर यासिर अराफ़ात, इन्होंने जो है वो 2 एग्रीमेंट हुए इनके दरमियान बेसिकली, और एक हुआ 1993 में और एक हुआ 1995 में, और जिसको हम नाम देते हैं ओस्लो एकॉर्ड का। मतलब जो आपके पास ओस्लो एकॉर्ड हैं वो आपके इसराइल और वहाँ पर पैलेस्टाइन के ख़िलाफ़ होंगी, और जो आपके इब्राहिम एकॉर्ड हैं वो आपकी अरब कंट्रीज़ और इसराइल के दरमियान होंगी। उसमें पैलेस्टाइन इंक्लूड नहीं है, और ये आपका एमसीक्यूज़ भी एमपीटी में आ चुका है कि उसमें इब्राहिम अकॉर्ड्स में कौन-कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूड हैं और ओस्लो अकॉर्ड में कौन-कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूड है। तो ओस्लो अकॉर्ड में सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पैलेस्टाइन और इसराइल आएगी। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पर जब ओस्लो अकॉर्ड हुई, तो ओस्लो अकॉर्ड जब हो गई तो ये बेसिकली एग्रीमेंट हुआ, और इस एग्रीमेंट में ये साइन हुआ कि दोनों स्टेट जो हैं वो अपने आप को करेंगी, मतलब दोनों स्टेट जो हैं वो अपने आप को एक दूसरे को रिकॉग्नाइज़ करेंगी। 2 स्टेट्स फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा उन पे, और दोनों जो हैं वो अपने बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट करेंगी, और वही बॉर्डर्स होंगे जो 1967 से पहले है। मतलब 1967 जो यूएन ने एक बॉर्डर्स असाइन किए थे, उससे पहले जो बॉर्डर्स थे वही बॉर्डर्स जो हैं वो अपने सब जो हैं वो उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। मतलब 1967 से पहले इसराइल के पास जो बॉर्डर्स थे वो पैलेस्टाइन उसकी रिस्पेक्ट करेगा। 1967 से पहले जो पैलेस्टाइन के पास बॉर्डर्स थे उसकी रिस्पेक्ट जो है वो इसराइल पे होगी, इम्पॉर्टेंट होगी, कि लाइक उस पर बिल्कुल कह लें कि ऑब्लिगेशन उस पे लग जाएगी कि इसराइल विल हैव टू फॉलो द बाउंड्रीज ऑफ इसराइल या रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ पैलेस्टाइन। अब सितंबर 1995 में ओस्लो अकॉर्ड होती है, वहाँ पर बिल क्लिंटन जो है वो गारंटर होता है इस चीज़ का। इसराइली एक्सट्रीमिस्ट और इसराइल के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं और पैलेस्टाइन के जो जहाद फोर्सेस हैं, उन्होंने एग्री नहीं किया इस पे, और इसराइल का जो पीएम है उसको एक बंदे ने उठ के, राइट विंग के बंदे ने उठ के जो है वो मार दिया, और इसराइल के पीएम की असैसिनेशन हो गई। और वहाँ पर जो है वो पैलेस्टाइन की जो अथॉरिटी थी, पैलेस्टाइन जहाद फोर्सेस की, हमास की और अल-फतह की, वहाँ पर उनके दरमियान जो है वो कोई यूनियन नहीं थी। फिर 2006 के इलेक्शन हुए, हमास ने जो है वो इलेक्शन जीत लिए, और इस्माइल हानिया ने वो पीएम बन गया उसका पैलेस्टाइन अथॉरिटी का। लेकिन जो अल-फतह का हेड था महमूद अब्बास, उसने डिसमिस कर दिया, और हमाद ने अपनी गवर्नमेंट बना ली गाज़ा में, और अल-फतह ने अपनी गवर्नमेंट बना ली वेस्ट बैंक में। और IM6 इंटेलिजेंस एजेंसी जो ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उन्होंने हेल्प की अल-फतह को अपनी गवर्नमेंट बनाने में। इसराइल ने जो है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की पैलेस्टाइन में। बेसिकली कहा जाता है कि जो हमास है उसकी क्रिएशन के पीछे भी इसराइल का ही हाथ है। मतलब अगर हमास जो है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो नहीं करे, इसराइल जो है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो नहीं करेगा, तो पैलेस्टाइन की दोनों वेस्ट बैंक में भी और गाज़ा में भी दोनों में अथॉरिटी हो जाएगी, तो वहाँ पर इसराइल का इन्वेड करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अब इसराइल ने जो है वो यहाँ पर उन्होंने उसको मीडिया को भी प्रमोट किया, और डिफरेंट तरह के जो हैं वो टैक्टिक्स जो हैं वो प्ले किए। अब उसके बाद जो है वो यहाँ पर क्या हुआ कि लाइक अब एक जो है वो हमारे पास एक शॉर्ट सी समरी है कि लाइक किस किस ईयर में क्या क्या हुआ। थियोडर हर्ट्ज़ जो है वो ज़ायनिस्ट था, मूवमेंट फॉर इसराइल उसने चलाई कि एक इंडिपेंडेंट इसराइली स्टेट के लिए उसने मूवमेंट लॉन्च की। 1881 में आपको लार्ज स्केल माइग्रेशन नज़र आती है पैलेस्टाइन में, और क्योंकि बिकॉज ऑफ यरूशलेम। फिर उसमें जो है वो वेस्ट का जो पार्ट था वो इसराइल के पास था, ईस्ट का जो पार्ट था वो पैलेस्टाइन के पास था। 1918 से 1948 में क्या हुआ कि पैलेस्टाइन जो है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में था। इसराइली की जो है वो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई थी हिटलर के बिहेवियर की वजह से।
1948 में यूएन की रेजोल्यूशन आई जिसने इसराइल का जो पार्ट था 57% उन्होंने पैलेस्टाइन के पार्ट को डिवाइड कर दिया। 57% इसराइल के पास आया, 43% जो है वो पैलेस्टाइन के पास आ गया। यरूशलेम जो है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में ही रहा। 1948 में जो है वो फर्स्ट अरब इसराइल वॉर हुई। एज अ रिज़ल्ट के गाज़ा स्क्रिप्ट जो है इजिप्ट के पास चला गया और वेस्ट बैंक जो है वो जॉर्डन के पास चला गया। और 77 लाख पैलेस्टीनियन ने जो है वो अपने घरों को लेफ़्ट कर दिया और वहाँ पर आपके पास पैलेस्टीनियन एक्सोडस 1948 देखने में आया। 1964 में जो है वो आपके पास पीएलओ जो बाद में अल फतह बन गई, वो मतलब ये पार्टी बनी आपके पास। 1967 में आपको सेकंड अरब इसराइल वॉर जो है वो देखने में आई और यूएन डिवीजन पार्टीशन प्लान जो है वो आया जिसने एंड किया इसराइल पैलेस्टीनियन वॉर को, जो कि 6 डेज़ वॉर थी। मैंने आपको पहले वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं, जिसमें इसराइल को असिस्ट किया था यूएसए ने और पैलेस्टाइन को असिस्ट किया था शाम, मिस्र और उर्दन ने। बेसिकली ये 6 डे वॉर थी। और यहाँ पर तब 1967 में यूएन ने फिर एक दोबारा से डिवीजन पार्टीशन प्लान दिया जिसमें वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया, एरिया ए, एरिया बी एंड एरिया सी। और 1967 में जो है वो अरब इसराइल वॉर हुई जिसमें इसराइल ने जो इजिप्ट का पेनिसुला था उसको एनेक्स कर लिया। 1974 में फिर हमारे पास पीएलओ को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है यूएन के थ्रू। 1979 में पीस टॉक्स होती हैं इसराइल और इजिप्ट के दरमियान। इजिप्ट को वापस कर दिया जाता है उसका पेनिसुला जो 1967 में एनेक्स किया था। और फिर अनवर सदात जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी असैसिनेशन हो जाती है। 1987 में आपकी जो हमास है, राइट विंग के फनेटिक्स, उन्होंने जो है वो स्टार्ट की, वो अपनी एक पार्टी बना ली और जो है वो मतलब स्टार्ट हो गई टोटली एक पार्टी जो है वो बिल्कुल राइट विंग की एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, रिलीजियस पार्टी जो है वो स्टार्ट हो गई। 1987 से 1993 में आपके पास फर्स्ट इंतफादा होता है, ठीक। उसके बाद 1992 में इसराइल जो है वो रिकॉग्नाइज़ कर लेता है पीएलओ को, और क्योंकि पीस एग्रीमेंट्स जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं इसराइल के और उसके दरमियान, पैलेस्टाइन के अल फतह के लीडर्स के दरमियान, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो इसराइल के पीएम को भी मार देते हैं। तो फिर जो है इसराइल ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया पीएलओ को और पीएलओ ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया इसराइल को। 1993 में ओस्लो एकॉर्ड होते हैं। 1994 में जो पीए फर्स्ट गवर्नमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली बना दी जाती है पैलेस्टाइन के, उसमें वेस्ट बैंक में। 1995 में फिर से मतलब ओस्लो एकॉर्ड अभी जा ही रहे होते हैं और पीएम इसराइल की जो डेथ है वो हो जाती है राइट विंग के थ्रू। 2002 में आपको वायलेंट प्रोटेस्ट जो हैं वो देखने में आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट आपको देखने में आते हैं। 2007 में एक सिविल वॉर होती है गाज़ा और वेस्ट बैंक के दरमियान, और वहाँ पर जो है 7 मई 2021 में एक प्रोटेस्ट होते हैं विद द स्लोगन्स ऑफ डेथ टू अरब्स। 10 मई 2021 में इसराइल जो है वो इन्वेड कर लेते हैं मस्जिदुल अक्सा को, और 3 से 5 जुलाई 2023 में जो अटैक है वेस्ट बैंक के जनीन कैंप पे वो इसराइल की तरफ से किया जाता है। और फिर जो है अब बारी आती है 7 अक्टूबर, फिर से अटैक किया जाता है। पहले इसराइल की तरफ से अटैक होता है, इसराइल पे अटैक होता है हमास की तरफ से, और फिर 9 अक्टूबर को इसराइल जो है वो इसराइल जो है वो टोटली अटैक करता है, एक जीनोसाइड की फॉर्म जो अब इख्तियार कर चुका है। और वो चीज़ होती है फिर आपकी, अब जो अभी तक सीज़ फायर डिफरेंट तरह के मतलब ऑर्डर्स आ रहे हैं यूएन की तरफ से भी, हर तरफ से डिफरेंट तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं, बट अभी तक जो है वो बात किसी भी एक नतीजे पर नहीं पहुंची। इसमें कहा जा रहा है कि लाइक यूएन का जो है वो फेलियर है और कुछ भी ऐसा डिफरेंट तरह की रीजंस जो हैं वो हमें देखने में आ रही हैं। अब पैलेस्टाइन का जो कन्फ्लिक्ट है वो बेसिकली इंटरनेशनल मीडिया पे मैनिपुलेट किया जा रहा है और उसको डिफरेंट तरह के जो हैं वो रंग दिए जा रहे हैं, और इस न्यूज़ को जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के थ्रू फैब्रिकेट भी किया जा रहा है। मतलब इसको जितना ऐसा छुपाने की कोशिश की जा सकती है छुपाया जा रहा है। अब बेसिकली इसराइल जो हैं वो क्यों मार रहे हैं, मतलब अब इतनी ज़्यादा वो जेनोसाइड कर रहे हैं, वुमेन्स, बच्चे और हज़ारों की तादाद में जो है वो देखने में आपको डेथ्स मिल रही हैं, रोज़ न्यूज़ आ रही हैं। अब इसराइल जो है वो इस चीज़ को मतलब इस चीज़ को एक बेस बना के यूज़ करता है कि आप एक ओल्ड टेस्टामेंट में, बाइबल के एक ओल्ड टेस्टामेंट में कहा जाता है कि मोसेस ने इसराइल को कहा था कि वो वुमेन और बच्चों को मारे। अब इसराइल का जो बेसिकली वो है, लाइक इसराइल का जो इंटरेस्ट है इस चीज़ के पीछे वो क्या है। इसराइल के 2 इंटरेस्ट हैं यहाँ पर। पहली बात तो ये
कि वो स्विस कैनाल जो इजिप्ट में है, जो इजिप्ट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, उसको कंट्रोल करना चाहता है। दूसरी बात ये है कि जो लिवांट कोस्ट है, जो आपके सीरिया में प्रेजेंट होती है, मतलब सीरिया में भी जा रही है, जॉर्डन में भी जा रही है, इराक को भी लीड कर रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम, बहुत ज़्यादा गैस, बहुत ज़्यादा मतलब पेट्रोल, हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एक या ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ये जो लेवांट कोस्ट है इसमें जो है वो आपको मिल रहे हैं। और ये बेसिकली कहाँ है, इस ईस्ट साइड ऑफ मेडिटेरियन सी, ये जो मेडिटेरियन सी है ये, और यहाँ पर ईस्ट साइड पे जो है वो उसकी क्या है, लेवांट। ठीक है, और यहाँ पर इसराइल है। अभी इसराइल की यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट असेस नहीं है, और इसराइल जो है वो, ये अगर इसराइल है, ये देखें ये इसराइल है, तो इसराइल जो है वो लिवांट कोस्ट में डायरेक्ट असेस चाहता है। क्यों? क्योंकि वो अब डायरेक्ट असेस उसको मिल जाएगी। अब यहाँ से जो है वो इजिप्ट में भी, अब जो चीज़ उसको रोकती है यहाँ पर, ये जो है वो इजिप्ट है। एक तो वो अपने इस तरफ से भी एक्सपेंशनिस्ट थ्योरी की अकॉर्डिंग जो है वो कर रहा है मूव, वो टोटली जो है वो अपनी कह लें कि अपनी मूवमेंट, अपनी जो जितनी भी उसकी वार्ड्स हैं, वो बेसिकली जो इसराइल है वो अपनी एक्सपेंशनिज्म की तरफ जो है वो जा रहे हैं। वो द ग्रेट मतलब द ग्रेट जूइश एम्पायर बनाने की तरफ जो है वो इस तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये जो इसराइल है, यहाँ पर इसको इजिप्ट से भी इंटरेस्ट है, और यहाँ पर इसको लिवांट कोस्ट से भी इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर जो है, जो सिचुएशन अभी गाज़ा में और उधर जो गाज़ा में अभी हमें फ़ेस करनी पड़ रही है, वहाँ पर इसको कंपेयर किया जा रहा है कि ये वही कन्फ्लिक्ट है जो आपके फ्रांस में अल्जीरियन कन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज़ हुआ था 1954 से 1962 में, कि अल्जीरियंस ने जो है वो मूवमेंट लॉन्च की थी फ्रेंच के अगेंस्ट, जिसको क्रश कर दिया गया था। कि मतलब जिसको पता चला था कि लाइक ये सपोर्टर है, उसको मार दिया गया था, इस मूवमेंट को क्रश कर दिया गया था। 1.5 साल के अंदर अंदर जो है वो फ्रेंच ने बड़ी मतलब सक्सेसफुली जो है वो इस मूवमेंट को क्रश कर दिया था। बट आफ्टर विद इन द गैप ऑफ 1 ईयर वो री एमर्ज हो गई थी 1962 में, और अल्जीरिया ने फ्रांस से इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी। अब मतलब वो ये कह रहे हैं कि लाइक अभी तो हमास पे या गाज़ा पे जितने भी अटैक्स हो रहे हैं, मतलब इसराइल्स आर डूइंग, मैक्सिमम वो कितना कर लेंगे, 1 साल कर लेंगे, 2 साल कर लेंगे, लेकिन आज से 1 या 2 साल बाद हमास जो है वो अपने आप को एक मोर स्ट्रॉन्गर जो है वो कैंडिडेट लेकर जो है वो रीअपेयर होगा, और वो अपने एरिया को इसराइल से आज़ाद करवा कर ही रहेंगे। बेसिकली ये चीज़ जो है वो की जा रही है। अब इसमें जो है वो डिफरेंट तरह से यूएन का जो है वो फेलियर आपको नज़र आ रहा है, कि लाइक यूएन को इसराइल की वॉर से फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि इसराइल के जो डिफेंस स्टॉक हैं वो इसराइल की वॉर से, मतलब इसराइल गाज़ा की वॉर से, वहाँ पर आपको $30 बिलियन का जो है वो इंक्रीमेंट देखने को मिला है जब से हमास ने अटैक किया है इसराइल पर। अब यहाँ पर जो हैं वो 2 जो हैं वो मेजर कंपनीज़ हैं जो कि आपकी, क्योंकि यूएस जो है वो इसराइल का बिगेस्ट आर्म एक्सपोर्टर है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर आर्म जो उसको करता है, इसराइल को करता है, वो यूएस ही है। अब उसमें ऐसा नहीं है कि लाइक यूएस के अपने इंटरेस्ट हैं, मतलब यूएस गवर्नमेंट ये सब कर रही है, नो, दे आर ऑल रन बाय द प्राइवेट कैपिटलिस्ट ब्लॉक। मतलब जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर्स हैं वो अपने अपने आर्म्स बनाते हैं, और वो आगे जाके इसराइल की गवर्नमेंट को सेल करते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन नहीं है ये, इट्स अ बेसिकली इंटरेक्शन बिटवीन अ प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इसराइल। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लाइक ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, नहीं, बहुत कम कह लें कि बहुत कम ऐसी हैं, सिर्फ 1-2 गिनी चुनी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको जो हैं वो गवर्नमेंट बेस्ड हैं, जो आर्म एक्सपोर्ट करी हैं। बाकी सारी की सारी जो आर्म एक्सपोर्टर्स हैं वो गवर्नमेंट बेस्ड नहीं है, बल्कि वो टोटली जो है वो प्राइवेट कैपिटलिस्ट ब्लॉक उनको ऑन कर रहा है। उसमें आपके पास रेथियोन आ जाता है, जनरल डायनामिक्स आ जाता है, और यहाँ पर इन्होंने मतलब ओपनली कहा है, रेथियोन और जनरल डायनामिक्स ये भी आर्म एक्सपोर्टर कंपनीज़ हैं, और इन्होंने ओपनली कहा है कि इसराइल की वॉर जो है वो उनके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है। उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लाइक कौन किसका एलाई है, कौन किसका एलाई नहीं है, जिनोसाइड हो रहा है नहीं हो रहा, उन्हें मतलब दे डोंट गिव अ डैम अबाउट दैट। बट इसराइल की जो वॉर है वो सिर्फ उनके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है, सो दे आर प्रमोटिंग। अब आर्म मैन्युफैक्चर कंपनीज जो हैं उन्होंने एक सब्सटेंशियल गेन जो है वो 3 इयर्स मतलब 3 साल से इतना गेन उनको नहीं आया जितना हमास के अटैक के बाद आया है।
इसराइल और यूएस ने जो है वो जब ओबामा की प्रेसिडेंसी थी तब उन्होंने 3.8 बिलियन डॉलर्स हर साल की मिलिट्री एड को साइन किया था। मतलब यूएस जो है वो हर साल 3.8 बिलियन डॉलर्स की मिलिट्री एड इसराइल को देगा। अब 92% ऑफ इसराइल वेपन्स जो हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं अमेरिका से। जो वेपन इंडस्ट्री है उनको कोई भी कंसर्न नहीं है एलाइशिप से, उन्हें बस इस चीज़ से कंसर्न है कि उनके वेपन्स बिकने चाहिए, बस द ओनली थिंग मैटर्स टू देम इज़ दैट। उसके बाद जो आपकी बेसिकली जो चीज़ आ रही है वो सवाल ये आ रहा है कि यूएन का फेलियर। अब यूएन का फेलियर क्या है? यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना, यूके, ये पहले 4 मेंबर्स ऐसे हैं। यूके वैसे 7th नंबर पे आता है, बट यूएस, रशिया, फ्रांस एंड चाइना 4 आउट ऑफ द 5 मेंबर्स जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, ये आपकी पूरी ग्लोबली जो है वो 75% आर्म एक्सपोर्टर हैं। मतलब 75% आप आर्म्स को एक्सपोर्ट करते हैं और सिर्फ और सिर्फ 75% पूरी दुनिया में अगर 100% आर्म एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो उसमें 75% में से ये जो 4 हैं, यूएस, फ्रांस, रशियन, चाइना, ये 4 मिलके सिर्फ और सिर्फ 75% का ह्यूज जो अमाउंट है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये जो वेपन हैं ये बेसिकली, अब ऐसा तो नहीं है कि लाइक ये वेपन दुनिया में सुकून तो नहीं लाते। अब यही वेपन जो हैं वो फ्यूल करते हैं कन्फ्लिक्ट्स को वर्ल्ड वाइड, और यही जो वॉर है, अब प्यूटिन ने जो है वो इसमें कहा है कि दिस वॉर इज़ अ फेलियर ऑफ यूएस पॉलिसी, और अमेरिका जो है वो इस पैलेस्टीनियन को दे डोंट गिव अ डैम अबाउट दैट। और ये जो वेपन्स हैं अभी में हम बात कर चुके हैं कि प्राइवेट कैपिटलिस्ट ने, अब यहाँ पर जो यूएस है वो इसराइल के साथ है, यूएस और इसराइल की एलाइशिप है। अब डेफिनेटली यूएस विल डू एनीथिंग टू प्रोटेक्ट इसराइल। अब यहाँ पर जो रशिया और चाइना है, ये ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है पैलेस्टाइन के खिलाफ, पैलेस्टाइन के साथ, सॉरी, these are with these 2 blocks are with Palestine, और this block of USA is with Israel। मतलब ये इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और रशियन चाइना इज़ सपोर्टिंग पैलेस्टाइन। अब डेफिनेटली इस चीज़ का ये है कि लाइक गवर्नमेंट को बो डाउन नहीं करना चाहिए वेपन इंडस्ट्री के ख़िलाफ़। अब लाइक जिस तरह ये वेपन्स हैं इनको वे डाउन, इनको मतलब वे करना कि लाइक इनको आगे वे टोटली इनको रास्ता देना कि ये मैस डिस्ट्रक्शन करें, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। और गवर्नमेंट को जो है वो उनको बो डाउन नहीं करना चाहिए वेपन इंडस्ट्री के सामने। और लाइक ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है वो, ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट तरह के मैस डिस्ट्रक्शन के जो हैं वो वाक़यात पेश आए थे, तो उन्होंने एक नेशनल फायर आर्म्स जो है वो एग्रीमेंट किया था, लॉन्च किया था, जिसमें सारे लीगल और इलीगल जो हैं वो उन्होंने आर्म्स जो हैं वो इकट्ठे किए थे, और लाइक हर बंदे को जो है वो उन्होंने, अब टोटली वजह यही है कि लाइक ऑस्ट्रेलिया में आपको मैस डिस्ट्रक्शन के वाक़यात देखने में नहीं मिलते, जबकि अमेरिका, अगर अमेरिका बीइंग द लार्जेस्ट सपोर्टर ऑफ द आर्म्स, तो उस वहाँ पर अमेरिका में सुकून भी नहीं है। लाइक वहाँ पर आपको हर जगह जो है वो स्कूल डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी, मतलब वहाँ पर आपको बच्चों पर अटैक्स देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ पे कंट्रोल किया जा सकता है कि लाइक ऐसा नहीं है कि लाइक ये चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है, इस चीज़ पे कंट्रोल किया जा सकता है डिफरेंट पॉलिसीज़ बना के। वी शुडंट हैव टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ द वेपन इंडस्ट्री। तो बट स्टिल इट डिपेंड्स अपॉन कि गवर्नमेंट के उसमें अपने इंटरेस्ट भी आ जाते हैं। तो ये चीज़ जो है वो एक यूएन के अब सीज़ फायर ना होना और यूएन की रेजोल्यूशन ना आना, यूएन का खामोश बैठना, ये चीज़ टोटली आपको जो है वो लीग ऑफ नेशन के फेलियर के साथ आपको लिंक कर रही है। जिस तरह लीग ऑफ नेशन जो है वो जब जर्मनी अटैक कर रहा था, जर्मनी ने कोई नहीं सुनी थी वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्ट में, जब वो पोलैंड को इन्वेड कर रहा था, डिफरेंट मतलब वो स्टेट्स को इन्वेड कर चुका था, तो तब भी जर्मनी ने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी थी। तो बेसिकली दैट वाज द फेलियर ऑफ द लीग ऑफ द नेशन। और अब जो है वो यूएन की रेजोल्यूशन, फ़िलहाल तो यूएन का खामोश रहना इज़ अ बिग थिंग, और यूएन की रेजोल्यूशन ना आना इट्स अ मतलब इंडिकेशन, इट्स एन इंडिकेशन कि लाइक अभी भी यूएन की जो फेलियर है वो आपको अनकरीब जो है वो देखने में आ रहा है कि लाइक जो उनका टोटली जो है वो मल्टीलेटरलिज्म का जो फेलियर है वो डिस्टॉर्शन हो चुकी है। तो उसके बाद मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको, अगर आप इनसे काबू पाना चाहते हैं तो लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने अपना नेशनल फायर एग्रीमेंट किया था, सर्बिया ने जो है वो एमनेस्टी पीरियड दिया था 1 मंथ का, और वहाँ पर भी जो है वो लाइक मैस डिस्ट्रक्शन हुई थी, तो उन्होंने
13,000 मतलब 13,500 वेपन्स जो है उन्होंने सरेंडर किए थे। तो आप डिफरेंट तरह की पॉलिसीज़ बना के इस चीज़ को आप कम कर सकते हैं, ताकि आपका फ्यूचर में जो आपकी जनरेशन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रह सकें, ना कि आपकी फ्यूचर जनरेशन को लाइफ थ्रेट हो। अगर आपको कोई ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक दैट, एंड अगर कोई आपको कोई और मज़ीद टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हिट डाउन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।